नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर अपन ने समास की बात की और समास के अंदर अपन ने देखा समास से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली थी, उसके बारे में अपन ने बात की थी। और उसके बाद में अपन ने समास के प्रकारों को समझा था और अपनी जो लास्ट क्लास थी, अपन ने जो लास्ट में छोड़ा था, कहाँ पे छोड़ा था? समास के प्रकारों के बारे में बात करते हुए अपन ने लास्ट क्लास को छोड़ा था। तो अपन पढ़ रहे हैं समास और आज अपन देख रहे हैं समास की दूसरी क्लास, ठीक है? तो अपनी पिछली क्लास के अंदर अपन ने वार्ता की थी समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के प्रकारों के बारे में बात की थी, तब अपन ने देखा था कि समास के प्रकार किस प्रकार से अपन परीक्षक प्रश्न पूछता है। किस के आधार पर वो अपन से प्रश्न पूछ रहा है कि कौन-सा प्रकार अपन को बताना है क्योंकि अपने सामने 3 विकल्प आते हैं, कौन-कौन से? एक अपने सामने आता है कि 4 प्रकार होंगे, कि 5 प्रकार होंगे या फिर 6 प्रकार होंगे, ठीक है? तो इसके बारे में अपन ने बात कर रखी है कि 4 प्रकार कब होते हैं, 5 प्रकार कब होते हैं और 6 प्रकार कब होते हैं, ठीक है? तो अपनी क्लास यहीं पे अपनी खत्म हुई थी लास्ट क्लास। एक बार अपन जो पिछली क्लास के अंदर अपन ने जो पढ़ा था, उसका एक बार मोटा-मोटी रूप वापिस से देख लेते हैं ताकि अपना जो आज की क्लास का फ्लो है वो अच्छे से बन जाए और आप कल की चीज़ों को और आज की चीज़ों के बीच में जो गैप आया, उस गैप को आराम से कवर कर सकें। तो अपन ने कल की क्लास के अंदर ज़िक्र किया था कि समास समास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम, धन, आस। सम का अर्थ होता है पास में और आस का अर्थ होता है बैठाना। और यदि मैं बात करूँ समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि ये जो शब्द आपको दिख रहा है इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है कि किसी भी बड़ी बात को छोटे करना। क्या करना? उस बात को संक्षिप्त में कहना। तो अपन इसका अर्थ लिख सकते हैं कि क्या करना है? संक्षेप में लिखना या संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना। इसके बारे में अपन ने कल बात की और इसके बाद में अपन ने क्या चर्चा की थी कि समास विग्रह क्या होता है। इससे पहले अपन ने देखा था कि समास की परिभाषा क्या होती है। तो समास की परिभाषा क्या होती है कि दो पदों के मध्य लोप क्या समास योजक चिन्ह, कारक चिन्ह, शब्द शब्दांशों को हटाने की जो विधि होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समास कहते हैं। उन्हें हटाने के बाद जो बच जाता है, जैसे कि अपन ने बात की थी कल एक उदाहरण की दिन और रात। किसकी बात की थी? कि दिन और रात और इस और को मैंने हटा के यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है? इस और को मैंने योजक चिन्ह था इसको मैंने हटा दिया और इसका मैंने समास किया, तो समास क्या बना? दिन, रात और ये जो दिन रात बन रहा है, ये क्या है? ये एक सामासिक पद है। क्या है? समस्त पद है। क्या है? समास युक्त पद है। इसके अंदर अपन को 2 पद देखने को मिल रहे हैं। पहले पद को इसको पहला पद कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको पहला पद कहेंगे, इसको दूसरा पद कहेंगे और यदि इसको मैं पूर्व पद कहूँ और इसको मैं उत्तर पद कहूँ, तो भी क्या होगा? तो भी ये सही होगा और इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को कहा जाता है सामासिक पद। फिर इसके बाद में अपन ने समास विग्रह देखा था कि समास विग्रह किस प्रकार से करते हैं और उनकी 2 आवश्यक शर्तें हैं, उनके बारे में अपन ने बात की। फिर अपन ने देखा कि समास विग्रह के खुद के कितने प्रकार होते हैं। समास के प्रकार तो कितने? समास के प्रकार पूछे तो समास के प्रकार होते हैं 4, 5 और 6। कितने प्रकार? 4, 5 और 6। और समास विग्रह के प्रकार कितने? तो समास विग्रह के 2 प्रकार के बारे में अपन ने कल चर्चा की थी। ठीक है? उसके बाद अपन ने देखा था कि समास और संधि के अंदर क्या फ़र्क होता है, समास का स्रोत क्या होता है और समास के प्रकार कितने होते हैं। तो एक बार पुनः मैं आपके सामने समास के प्रकारों की बात कर लेता हूँ, फिर अपन आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। 4 प्रकार किस परिस्थिति के अंदर होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं यदि आपसे परीक्षक पूछे कि पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं? तो पद प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? कि प्रथम पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो,
दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद अप्रधान हो, ये 4 प्रकार अपन देखते हैं समास के अंदर पद प्रधानता के आधार पर। अच्छा, ये 4 प्रकार हो गए। तो 5 प्रकार कौन से होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं मूल समास के अंदर। मूल समास यानी कि मूल समास कहते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मूल शब्द आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये संस्कृत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संस्कृत की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदी का जन्म किससे माना जाता है? संस्कृत से माना जाता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी लिखा आएगा मूल, तो उसका अर्थ आप क्या निकालेंगे? संस्कृत। क्या निकालेंगे? संस्कृत, ठीक है? तो संस्कृत के अंदर अपन पढ़ते हैं, यानी कि मूल समास के अंदर अपन इसके 5 प्रकार पढ़ते हैं। 5 प्रकार कौन-कौन से पढ़ते हैं? पहला प्रकार पढ़ते हैं अपन केवल समास। केवल समास का अर्थ क्या हुआ कि जिसके अंदर बाकी जो शेष रह जाते हैं, उन समासों के नियम नहीं लगते। इन जो बाकी रह गए, यहाँ पे यानी कि अपन 5 समासों की बात कर रहे हैं। इसके अंदर पहला समास अपन पढ़ रहे हैं कौन-सा? केवल समास। केवल समास यानी कि जो शेष 4 समास है, शेष 4 समास है, कौन से 4? ये वाले। इनके इनके नियम नहीं लगते, वो कौन-सा हो जाएगा? केवल समास हो जाएगा, ठीक है? फिर अपन बात करते हैं कि 6 समास कौन-कौन से हैं, उनको मैं आपके सामने लिख देता हूँ और आगे की वार्ता को फिर अपन शुरू करते हैं। चलिए, तो 6 प्रकार कौन-कौन से हैं? अपन कौन से प्रकार पढ़ेंगे? क्या अपन जो 4 प्रकार दिए हैं वो पढ़ेंगे? या 5 प्रकार दे रखे हैं वो पढ़ेंगे? या फिर जो 6 प्रकार दे रखे हैं वो पढ़ेंगे? अपन तीनों पढ़ेंगे। किस प्रकार से पढ़ेंगे? तीनों तीनों इस 4 प्रकार के अंदर 6 प्रकार किस प्रकार से आते हैं, उसकी वार्ता अपन ने पिछली क्लास के अंदर कर दी। आज मैं उसका वापस से रिवीजन नहीं करवाऊँगा। मैं सीधा यहाँ पे आऊँगा कि 6 प्रकार कौन-कौन से हैं। एक बार मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि वो 6 प्रकार कौन से हैं। तो पहला प्रकार कौन-सा है बताओ देखे? अव्ययी भाव समास। कौन-सा है? अव्ययी भाव समास। और इसके अंदर क्या होता है कि ये इसके अंदर प्रथम पद प्रधान होता है। मैं इसके आगे लिख देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान, बस आपको इतना सा लिख के छोड़ देना है। फिर आपको दूसरा अपन ने कौन-सा देखा था? दूसरा अपन ने देखा था तत्पुरुष समास। कौन-सा देखा था? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान या फिर मैं कह सकता हूँ उत्तर पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, ठीक है? फिर अपन ने आगे बात की थी, फिर इन चारों के अंदर बात करूँ मैं, तो जो तत्पुरुष समास होते हैं, इनके 2 भेद होते हैं। 2 कौन से? एक होता है कर्मधारय और यदि इसका और विस्तार के साथ में मैं भेद करूँ, तो क्या होता है क्रम इस तत्पुरुष समास के, इसके 2 भेद होते हैं कौन-कौन से? एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास और एक आपका होता है क्या? व्याधिकरण, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। और इस समानाधिकरण के पुनः 2 भाग हो जाते हैं। कौन से? एक आपका हो जाता है कर्मधारय, क्या हो जाता है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और एक आपका क्या हो जाता है? एक आपका हो जाता है द्विगु समास। क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाते हैं। क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। अब इन 6 के अंदर कौन आ जाएगा? तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा कौन-सा? तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका कर्मधारय, चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा द्विगु। कौन-सा आ जाएगा? द्विगु। यानी कि अगर 4 प्रकार को देखूँ तो कौन-सा? पहला, दूसरा और दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा कौन-सा हो जाएगा? द्वंद और चौथा आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। और यदि मैं इस व्याधिकरण की बात करूँ, तो व्याधिकरण के कितने? इसके भी वापस पुनः अपन को भेद मिलते हैं।
कौन कितने भेद मिलते हैं? 6 भेद इसके मिलते हैं। तो एक मेरा प्रश्न आपसे है कि कारक विभक्तियाँ कितनी होती हैं? कारक विभक्तियाँ कितनी होती हैं? तो कारक विभक्तियाँ होती हैं 8। कितनी होती हैं? 8 कारक विभक्तियाँ होती हैं और उनमें से 6 कारक विभक्तियाँ किसके अंदर आती है? इस व्याधिकरण के अंदर आती हैं। तो कौन-सी नहीं आती? कारक विभक्ति की पहली और आखिरी के अलावा बाकी 6 इसके अंतर्गत आती हैं। कौन-कौन सी आती हैं? पहली आपकी आएगी कर्म तत्पुरुष समास। कौन-सी? कर्म तत्पुरुष समास और दूसरी आपकी आ जाएगी तीसरी आपकी आ जाएगी तो कितनी हो गई? 4, 5 और 6। ये कौन-सी 6 हो गई? व्याधिकरण के 6 प्रकार हो गए। कौन से 6 प्रकार? ये आपके सामने जो 6 प्रकार लिखे आ रहे हैं, ये व्याधिकरण व्याधिकरण खुद किसका भाग है? इस तत्पुरुष समास का भाग है व्याधिकरण। और व्याधिकरण की कितनी? 6 कौन-कौन सी? कर्ता तत्पुरुष समास, इसके साथ में आपको ये लिखते हुए चलना है, ठीक है? कि कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता को और लास्ट की कौन-सी होती है? संबोधन कारक विभक्ति को आपको छोड़कर बाकी जो शेष 6 रह जाती है, उसको आपको लिखना है। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये किसके भेद हैं? ये इस व्याधिकरण के भेद हैं। और व्याधिकरण खुद किसका भेद है? तो वो है इस तत्पुरुष समास का। किसका भेद है? तत्पुरुष समास का भेद है। अभी तक अपने इन 6 में से कितने हो गए? इन 6 में से 4 हो गए। कौन-कौन से? एक आपका हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय, चौथा हो जाता है द्विगु। आगे बात करते हैं कि 5वां और छठा कौन-सा होगा, ठीक है? तो आपका जो 5वां है, वो कौन-सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और आखिरी समास कौन-सा होगा? तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन-सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास आपका छठा प्रकार हो जाएगा। और अपन इसी क्रम के साथ में समास को बहुत ही अच्छे स्तर पर पढ़ने की कोशिश करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो परीक्षा देंगे, उसके अंदर जो टॉपिक अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनका एक भी प्रश्न ना छूटे। कभी भी अपने मस्तिष्क के अंदर ये मत लेके आना कि अगर मैं ये प्रश्न छोड़ दूँ तो, या फिर इस टॉपिक का बाकी मेरे को टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, इसकी कोई एकाध परिस्थिति है, कंडीशन है जो मेरे को समझ में नहीं आ रही, उसको मैं छोड़ दूँ तो। ये जो छोड़ने का भाव है, इसको आपको त्यागना होगा क्योंकि किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, आपको सारी चीज़ें लेते हुए चलना है। छोड़ने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जैसे कि मैंने पहला टॉपिक पढ़ा था संधि। पहला टॉपिक कौन-सा पढ़ा? संधि पढ़ा। और संधि को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और उसके अंदर एक बिंदु ऐसा आया जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है और मैंने सोचा कि इसको मैं छोड़ दूँ। मैंने उसे छोड़ दिया। फिर दूसरा टॉपिक मैं पढ़ने आ रहा हूँ समास। अब समास के अंदर बाकी सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ गई, लेकिन एक चीज़ ऐसी है, एक बिंदु ऐसा है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा या फिर मैं उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ, वही पुनः दोहराता हूँ कि इस चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ। उसी प्रकार मैं तीसरे, चौथे, 5वें, छठे इस प्रकार से मैं हर एक टॉपिक का कोई ना कोई बिंदु छोड़ देता हूँ। तो आप ज़रा सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान होता है। यानी कि इस छोड़ने के चक्कर में अपन कितने प्रश्न छोड़ देते हैं प्रत्येक टॉपिक से। हाँ, 1-2 टॉपिक हो जाए कि वो मैं नहीं कर सकता, वो मेरे समझ से परे हो गया, उसको मैं कर ही नहीं सकता। तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन लेकिन संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय
और इनके अलावा जो भी व्याकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक है, जितने भी बिंदु हैं, उनके अंदर आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं इनको छोड़ दूँ। आप छोड़ सकते हैं, किसे छोड़ सकते हैं? कि मैंने पारिभाषिक शब्दावली को बहुत रट लिया, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको छोड़ना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। आपने पर्यायवाची शब्द खूब रट लिए, लेकिन वहाँ पे फिर भी अपन को लगता है कि इसमें कुछ रह गया, तो वहाँ पे छोड़ने का भाव आ सकता है। लेकिन शब्दकोश के अंदर आप छोड़ सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप शब्दकोश वाले में 1-2 टॉपिक को छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शब्दकोश का जितने भी टॉपिक दे रखे हैं 5-10 मैं उनमें से हर एक बिंदु को छोड़ते हुए चल रहा हूँ, तो वो आपको नहीं करना है। क्या पता परीक्षक जो चीज़ आपने छोड़ी या उस टॉपिक का वो ही एक अच्छा हिस्सा था और उसको मैंने छोड़ दिया और परीक्षक पहुँच गया उसी हिस्से पर जिस हिस्से को मैंने छोड़ा, तो मेरा तो प्रश्न गया। मैं वहाँ पे तुक्का भी नहीं लगा सकता। तो छोड़ने का भाव को त्यागना होगा और जितनी कोशिश करेंगे कि चीज़ जितनी जटिल है, उस उसके अंदर आप अपना जितना मस्तिष्क लगाएँगे, उस चीज़ को प्राप्त करने में उतना ही आनंद आएगा। ठीक है? तो कोई भी टॉपिक, कोई भी बिंदु, कोई भी विषय कभी भी मुश्किल नहीं होता। बस अपना उस विषय के प्रति अपना भाव होना चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूँ। ये कर सकने का जो भाव है, वो आपको उस विषय के प्रति अपने आप रुचि पैदा कर देगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं जीके वाला पोर्शन तो आराम से पढ़ लेता हूँ, लेकिन मेरे को गणित और रीज़निंग समझ में ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जितना समय मैं जीके, जीएस के अंदर देता हूँ, उतना समय मैं गणित और रीज़निंग के अंदर कभी नहीं देता। इसीलिए वो मेरे विषय आज भी क्या है? वीक है। तो हर सब्जेक्ट अपनी वैल्यू रखता है और उस वैल्यू के हिसाब से आपको उस विषय को समय देना पड़ेगा। समय का निवेश करेंगे, तो वो प्रतिफल ज़रूर देगा। चाहे वो सब्जेक्ट, चाहे वो विषय कितना भी टफ क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ठीक है? तो अपन कहाँ थे और कहाँ चले गए? चलिए, अपन समाज के प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं। समाज का पहला प्रकार अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज की क्लास के अंदर अपन जो करने जा रहे हैं, वो क्या है? अव्ययी भाव समास। क्या है? मैं आपके सामने टॉपिक लिखता हूँ, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। इस अव्ययी को इसका अर्थ समझने से पहले अपन एक मस्तिष्क के अंदर 2 बातें सेट कर देते हैं, फिर इसको स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार को स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़ अपन करेंगे कि अव्ययी भाव समास के कितने प्रकार होते हैं? कितने अव्ययी भाव समास के प्रकार? आपको क्या याद करना है? अविभाव समास के प्रकार को याद करना है। इनके कितने प्रकार होते हैं? तो अव्ययी भाव समास के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से आपको याद हो जाएँगे। पहला प्रकार आप लिखेंगे, कौन-सा प्रकार लिखेंगे? जो इस खुद का नाम है। क्या नाम है? अव्ययी भाव समास। तो पहला प्रकार इसी के नाम से रख दो। तो पहला इसका उपभेद क्या हो जाएगा? अव्ययी अव्यय पद पूर्व। क्या लिखना है? अव्यय पद पूर्व। और दूसरा प्रकार आप क्या लिखेंगे? नाम पद पूर्व। क्या लिखेंगे? नाम पद पूर्व। नाम पद पूर्व। पहला काम आपको कौन-सा करना है? अविभाव समास के कितने प्रकार होते हैं, उनको याद करना है। एक बार अपने मस्तिष्क के अंदर इसके प्रकारों को फिट कर दो देखिए। कर दिया सबने कि अव्यय पद पूर्व और नाम पद पूर्व। हो गया सबके दिमाग में सेट? यह है प्रकार कि अव्यय पद पूर्व, नाम पद पूर्व। तो इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। इनके प्रकार के नामों में ही इनका अर्थ छुपा है। क्या छुपा है?
आप इस पूर्व का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं। पूर्व का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं यानी कि पहला। क्या? पहला। और पहला क्या? पहला पद। तो पहला पद कौन? अव्यय। समझे कि नहीं समझे बात को? अविर्भाव समास क्या कहता है कि जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो। अब ये अव्यय किस खेत की बोली है? ये किस चिड़िया का नाम है अव्यय? तो इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको अव्यय के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दे देता हूँ। अपन कल की क्लास के अंदर इसके बारे में जिक्र कर रहे थे। फिर अपन विकारी अविकारी पे चले गए और वहां से अपन निकल कर आ गए और फिर अपन ने क्लास खत्म कर दी थी। उसी चीज को आगे मैं वापस से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस अव्यय को और किस नाम से जाना जाता है? अविकारी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चाहे मैं इसको अव्यय कहूँ या फिर मैं क्या कहूँ? अविकारी कहूँ। अब इस अविकारी को देखते ही आपके दिमाग में आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी। कौन सी? कि सर इस विकारी में से जो मूल शब्द है विकार, इसके बारे में मैंने सुना है। इसका अर्थ मेरे को पता है। इसको मैंने सुना है संधि के अंदर और इसका अर्थ आपने वहां पे बताया था। क्या बताया था मैंने वहां पे अर्थ? तो मैंने बताया था इस विकार शब्द का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। इस विकार शब्द का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो विकारी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? विकार शब्द से ही बना विकारी। तो विकारी शब्द का अर्थ हो जाता है कि जिस शब्द के अंदर परिवर्तन किया जा सके। जिस शब्द के अंदर परिवर्तन किया जा सके। परिवर्तन किस आधार पर? तो किसी भी शब्द का लिंग, वचन, कारक बदल देने से अगर वो शब्द का रूप, उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, तब तो वो क्या है? वो विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द है। और विकारी शब्द कौन-कौन से होते हैं? अपन ने कल की क्लास के अंदर बात की थी कि विकारी शब्द कौन-कौन से होते हैं? तो विकारी शब्द होते हैं 4। कौन-कौन से? पहली होती है संज्ञा। क्या होती है? संज्ञा। दूसरी होती है सर्वनाम। ये इसी क्रम के साथ में आए कोई जरूरी नहीं है। और तीसरी अपन ने बात की थी क्रिया की, कि क्रिया भी क्या होती है? विकारी शब्द होता है। और चौथा अपन ने बात की थी विशेषण की। किसकी बात की थी? विशेषण की। इन 2 बिंदुओं को जरा गौर से देखना। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? संज्ञा की बात कर रहा हूँ, सर्वनाम की बात कर रहा हूँ, विकारी की बात कर रहा हूँ, क्रिया की बात कर रहा हूँ और विशेषण की बात मैं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? क्रिया की बात कर रहा हूँ और विशेषण की बात कर रहा हूँ। मैं इन दोनों की अलग-अलग बात कर रहा हूँ, क्रिया और विशेषण। ये चारों बिंदु क्या है? ये चारों बिंदु विकारी है। यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द है, कोई भी सर्वनाम शब्द है, कोई भी क्रिया शब्द है या फिर कोई भी विशेषण शब्द है, इनके साथ में यदि लिंग, वचन, कारक के साथ परिवर्तन किया जाता है, तो इन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ आपके सामने एक उदाहरण, लड़का। इस लड़के का लिंग परिवर्तन करके देखो देखे, क्या इसका लिंग परिवर्तन होता है? तो इसका लड़के का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लड़का क्या है? पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लड़की। क्या हो जाएगा? लड़की। क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। और यदि मैं इस लड़के का बहुवचन बनाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? लड़कों। क्या हो जाएगा? लड़कों हो जाएगा। और यदि इस लड़की शब्द का मैं बहुवचन बनाता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? लड़कियों। क्या लिखूँगा? लड़कियों या फिर लड़कियाँ। ये लिख सकता हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इन शब्दों के लिंग और वचन से क्या होता है? परिवर्तन हो गया, यानी कि ये शब्द क्या है? ये विकारी शब्द हैं, जिसके अंदर परिवर्तन किया जा सके। और अविकारी क्या होगा? इसका जस्ट विपरीत, इसका एकदम विपरीत। किसका? विकारी का। विकारी यानी कि परिवर्तन। इसके साथ में अपन ने क्या जोड़ दिया? इस अ उपसर्ग को जोड़ दिया। और अ उपसर्ग क्या कहता है? नकारात्मक अर्थ देता है। क्या देता है? नकारात्मक अर्थ देता है। यानी कि जिसके अंदर क्या ना हो सके? परिवर्तन ना हो सके। क्या ना हो सके? कि परिवर्तन ना हो सके।
इस आधार पर कि उसके चाहे लिंग, चाहे वचन, चाहे कारक के अंदर आप परिवर्तन कर दो, लेकिन इन शब्दों के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। हम इनके अंदर परिवर्तन नहीं करने देंगे। कौन कहता है ये बात? ये अविकारी कहता है। और अविकारी कहूँ चाहे अव्यय कहूँ, इस अव्यय के अंदर एक शब्द छुपा है, वो अर्थ अपना दे रहा है। कौन-सा? व्यय छुपा है। तो इस व्यय का अर्थ क्या होता है? इस व्यय का अर्थ होता है खर्च। और इसके आगे क्या जुड़ गया? ये अ उपसर्ग जुड़ गया, यानी कि जो खर्च नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, सदैव एक स्थिति के अंदर बना रहता है। सदैव एक ही स्थिति में बना रहता है। वो कौन होता है? अव्यय होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि अविकारी होता है। तो अविकारी कौन-कौन से होते हैं? मैं आपके सामने लिखता हूँ। अविकारी मुख्य रूप से 4 होते हैं। लेकिन 2-3 टॉपिक, 2-3 बिंदु अतिरिक्त होते हैं, उनको भी आप अविकारी में ले सकते हैं। तो पहले 4 मुख्य बिंदु कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। पहला होता है संबंध बोधक, दूसरा आपका होता है समुच्चय बोधक। क्या होता है? समुच्चय बोधक। और तीसरा आप ले सकते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और चौथा इसके अंदर आता है क्रिया विशेषण। क्या आता है? क्रिया विशेषण। अब जब विकार अपन पढ़ रहे थे, अपन क्या पढ़ रहे थे? विकारी शब्द अपन पढ़ रहे थे, तब मैंने वहाँ आपको बताया था कि 2 स्टार डालना है। क्यों? अब यहाँ पे आपको ज़रा गौर से देखना है। यहाँ पे क्या है? ये तीसरा बिंदु क्या है? क्रिया। चौथा बिंदु क्या है? विशेषण। और अब यहाँ पे जो चौथा बिंदु क्या है? क्रिया विशेषण। इन दोनों के अंदर ये अंतर ज़रूर देखना, क्योंकि अपन क्या पढ़ते हैं कि विकारी के अंदर क्रिया भी होती है, विशेषण भी होती है। और यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि अविकारी कौन-कौन से होते हैं या फिर कौन-कौन से नहीं होते हैं, और वहाँ पे अपन को भ्रम में कौन डाल सकता है? ये क्रिया विशेषण वाला बिंदु डाल सकता है। बाकी ऊपर के 2 में अपन को कोई भी भ्रम नहीं होगा। अपन यहाँ पे क्लियर है। ठीक है? तो अव्यय का अर्थ क्या होता है कि जो सदैव अपनी स्थिर अवस्था में बने रहते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई खर्चाव नहीं होता, बदलाव नहीं होता। वो हमेशा एक ही स्थिति के अंदर बने रहते हैं। वो क्या होते हैं? वो अव्यय होता है। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो अपन ने 4 बिंदुओं की बात की थी, और इन 4 बिंदुओं के अलावा और कौन-कौन से होते हैं? इन 4 बिंदुओं के अलावा आप ले सकते हैं, 5वां बिंदु आप ले सकते हैं निपात। इस निपात बिंदु से पुलिस एसआई भर्ती जो पिछली भर्ती थी, लास्ट कब आई थी? 2021 के अंदर, उसके अंदर 2-3 प्रश्न बने थे निपात से संबंधित। क्या प्रश्न बने थे? एक वाक्य आपको दे रखा था, और उसके अंदर अपन से पूछा कि इस वाक्य में निपात कौन-सा है? निपात की पहचान करो। और उस प्रकार से अपन को 4 विकल्प दे रखे थे। अपन बात करेंगे इस बिंदु के ऊपर भी, अपन इन सभी बिंदुओं की बात करेंगे। अभी अपने मस्तिष्क में बस आपको रखना है कि निपात क्या होता है? अविकारी होता है। क्या होता है? अविकारी होता है। और इसके अतिरिक्त कौन-सा? इसके अतिरिक्त आपका हो जाएगा उपसर्ग, और एक हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो ये सारे बिंदु क्या होते हैं? ये सारे बिंदु क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, अविकारी होते हैं। यानी कि इन शब्दों के उपसर्ग शब्द में कोई भी आप विकार नहीं कर सकते। ठीक है? तो यहाँ पे अपन का जो पहला बिंदु है क्या है? अव्यय भाव का पहला प्रकार क्या है? कि अव्यय क्या हो? उसका पूर्व पद हो। अब अपन समझते हैं कि अव्यय भाव समास की परिभाषा क्या है? अव्यय भाव समास की परिभाषा ये है, आप 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं। अपन एक ही तरीके से लिखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, ताकि परिभाषा देखते ही आपके मस्तिष्क में एकदम फिट हो जाए। अपन को किताबी भाषा वाली भाषा नहीं समझनी है। अपन को बस ये जो कहना चाह रहा है, इसका भाव क्या है, वो अपन समझ जाएँगे, तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है? तो अव्ययभाव समास की परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि वह पद वह पद
जिसका जिसका प्रथम पद प्रधान प्रथम पद जिसका प्रथम पद प्रधान जिसका प्रथम पद प्रधान या फिर क्या हो, अव्यय हो, और या फिर आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, उपसर्ग हो। क्या हो, उपसर्ग हो। कि वह पद जिसका प्रथम पद, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वह समस्त पद, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वह समस्त पद। अब ये समस्त पद क्या होता है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि वह समस्त पद जिसका प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद प्रधान हो, या फिर अव्यय हो, या फिर क्या हो, उपसर्ग हो, क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। बस इतनी सी परिभाषा आपको याद रखनी है। जब इस परिभाषा को मैं देखता हूं तो परिभाषा क्या कह रही है कि वह समस्त पद जिसका प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, या फिर अव्यय हो, या फिर क्या हो, उपसर्ग हो, क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। और इसी आधार पर इस अव्ययी भाव का पहला प्रकार निकल के आया कि पहला पद क्या हो, अव्यय हो। पहला पद क्या हो, अव्यय हो। लेकिन इसके जो दूसरा प्रकार है कि नाम पद पूर्व, यानी कि पूर्व, पूर्व कौन सा, पूर्व कौन, तो पूर्व पद, कौन सा पद, तो पूर्व पद क्या होगा, नाम, पद कौन सा, तो पूर्व। अब क्या कहना चाह रहा है ये कि यहाँ पे अपन समझते हैं कि पूर्व पद और एक होता है आपका उत्तर पद। क्या होता है, पूर्व पद होता है। तो ये जो पहला प्रकार है, ये पहला प्रकार क्या बताना चाह रहा है, पहला प्रकार ये बताना चाह रहा है कि पूर्व पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। चाहे मैं इसको अव्यय कहूं, और इसी के अंदर अपन ने क्या देखा था कि अव्यय का एक भाग होता है कौन, उपसर्ग। और यदि अव्यय के साथ में मैं उपसर्ग लिखता हूं तो क्या ये गलत होगा, बिल्कुल नहीं। तो चाहे मैं इसको अव्यय कहूं या फिर मैं क्या कहूं, उपसर्ग कहूं, तो दोनों एक ही बात है कि पहला पद क्या हो, तो परिभाषा के अंदर भी क्या कह रहा है कि जिसका प्रथम पद अव्यय हो। ये तो हो गया इस प्रकार का। लेकिन ये क्या कह रहा है कि पहला पद क्या हो, नाम हो। नाम का अर्थ आप समझे कि नहीं समझे, ये जो नाम लिखा आ रहा है, ये नाम किसका नाम, इस नाम का अर्थ क्या है, तो इस नाम का अर्थ यहाँ पे है संज्ञा से। किससे है, संज्ञा से। नाम का अर्थ क्या है, संज्ञा से। क्यों, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी परिभाषा को आपको यहाँ पे याद करना है। कौन सी, संज्ञा किसे कहते हैं, अपने मास्टर जी ने खूब पूछा और अपन ने इसको खूब याद किया, और अपन ने खूब मास्टर जी को सुनाया, और खूब क्लास में होशियार बने कि मैं तो क्लास का होशियार बच्चा हूँ। तो संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी के नाम को, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूर्व पद क्या होगा, संज्ञा होगी। पूर्व पद क्या होगा, संज्ञा होगी। तो यहाँ पे तो क्या रहा है कि पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। लेकिन इसका दूसरा प्रकार तो इसकी परिभाषा का विरोध कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या कह रही है, इसकी परिभाषा कह रही है कि प्रथम पद कौन होना चाहिए, प्रथम पद अव्यय होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। लेकिन इसका जो दूसरा प्रकार है, ये क्या कह रहा है कि प्रथम पद कौन होगा, संज्ञा होगी। एक बात आपके मस्तिष्क में ये होनी चाहिए कि उपसर्ग हमेशा किसके साथ में लगता है, उपसर्ग हमेशा संज्ञा के साथ में लगता है। उपसर्ग हमेशा किसके साथ में लगता है, संज्ञा के साथ में लगता है। यानी कि इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, इसके अंदर यहाँ पे मैं अव्यय लिखूं चाहे उपसर्ग लिखूं, एक ही बात है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका जो तरीका होगा लिखने का,
अव्यय के साथ में कौन होगी? अव्यय के साथ में संज्ञा होगी। तो इसका अर्थ आप समझे कि नहीं समझे कि प्रथम पद कौन होगा? अव्यय होगा। उत्तर पद कौन होगा? संज्ञा होगी। तब कौन-सा समास? अव्ययी भाव समास। कौन-सा समास? अव्ययी भाव समास। क्या कह रहा है कि प्रथम पद अव्यय हो और उत्तर पद संज्ञा हो, तब कौन? अव्ययी भाव समास। ये परिभाषा कह रही है। लेकिन इसका पहला प्रकार भी क्या कह रहा है? पहला प्रकार इसकी परिभाषा का फुल समर्थन करता है। लेकिन इसका जो दूसरा प्रकार है, वो कह रहा है कि इसका जो प्रथम पद होगा, वो क्या होगी? संज्ञा होगी। प्रथम पद क्या होगी? कि प्रथम पद हो गई संज्ञा और दूसरा पद क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। क्योंकि दोनों पदों में से एक पद अपन को अव्यय लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन प्रकार कौन-सा पढ़ रहे हैं? अव्यय प्रकार पढ़ रहे हैं। इसलिए एक प्रकार तो अपन को एक पद तो अपन को लेना ही पड़ेगा अव्यय का। लेकिन यहाँ पे पहले कौन आ गई? यहाँ पे पहले संज्ञा आ गई। ये तो इसकी परिभाषा का विरोध कर रही है। तो इस चीज़ को आप किस में पढ़ सकते हैं? आप इसको अपवाद के रूप में पढ़ सकते हैं। इसीलिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अव्ययी भाव समास के अंदर अपवाद में बताए जाते हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या देखा? अभी तक अपन ने देखा कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसकी अर्थ क्या होता है? इसके इससे संबंधित जो शब्दावली थी उसके बारे में अपन ने बात की। अब परीक्षक अपन से समास में किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा? परीक्षक अपन से किस प्रकार के प्रश्न अपन से पूछेगा? तो अगर पिछली भर्तियों की बात करें, इस लेटेस्ट भर्तियों से पहले, तो वो क्या पैटर्न था? तो पहले अपन से पूछा जाता था कि आप बताओ कि आपको एक शब्द दे दिया, एक शब्द दे दिया आपको, कोई भी सामासिक पद आपको दे दिया। जैसे कि जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूँ जीवन पर्यंत। क्या लिखता हूँ? जीवंत पर्यंत। तो जो पुराने परीक्षाएँ होती थी, उसके अंदर अपन से पूछा जाता था कि इस जीवन पर्यंत का आपको समास विग्रह करना है। तो इसका बहुत ही आसान होता था समास विग्रह करना। लेकिन अब अपन से क्या पूछ रहा है? अब अपन से विग्रह तो पूछ ही सकता है। ऐसा नहीं है कि अब अपन से विग्रह नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। लेकिन इससे और एडवांस अपन से क्या पूछ सकता है? अपन को ये प्रश्न दे दिया जीवन पर्यंत और थोड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा तो पूछेगा कि जीवन पर्यंत में कौन-सा समास है? तब अपन क्या कर तब अपन अपन से वो एक के साथ में 2 प्रश्न पूछ लिए। कौन-कौन से 2 प्रश्न? एक तो उसने अपन से पूछ लिया कि इसका विग्रह करो, क्योंकि विग्रह किए बिना अपन उसका प्रकार नहीं बता सकते। ठीक है? तो एक के साथ में उसने 2 प्रश्न पूछे। क्या पूछा कि इस जीवन पर्यंत के अंदर कौन-सा समास है? तो लेटेस्ट तरीका ये चल रहा है। लेटेस्ट तरीके के अंदर अपन से जो अभी अपन ने यहाँ पे बातचीत की, इतनी सारी इन सब शब्दों के बारे में, उससे संबंधित भी वो अपन से पूछ सकता है। ये जो मैंने बिंदु बताए, हर एक बिंदु मेरी हर एक लाइन अति महत्वपूर्ण है। इन लाइनों को आपको गौर से सुनने की आवश्यकता है। ठीक है? तो क्या प्रश्न पूछता है कि जीवन पर्यंत के अंदर कौन-सा समास है? तो अपन को इस शब्द का क्या आना चाहिए? अपन को आना चाहिए इसका समास विग्रह आना चाहिए और फिर अपन को आना चाहिए कि इसके अंदर कौन-सा समास है। फिर अपन इसका विग्रह करने के बाद इस प्रश्न का जवाब ढूँढेंगे कि इसके अंदर कौन-सा समास है। इस प्रकार से अपन जब प्रश्नोत्तरी करेंगे, तब अपन अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि परीक्षक अपन से किस प्रकार के प्रश्न पूछने की उम्मीद करता है। ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अविभाज्य समास के प्रकारों की बात हो गई। इसके प्रकार कितने? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अविभाज्य समास के किस प्रकार के शब्दांश बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हुए चलते हैं।
कि अविभाव समास की मैं पहचान किस प्रकार से कर सकता हूँ? अविभाव समास की पहचान मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ? तो कुछ 2-3 शर्तें मैं आपको लिखवाता हूँ, उनका आपको हिंट के रूप में मैं बताता हूँ, ठीक है? तो वो कौन-सी बातें हैं? पहली बात आप लिखेंगे कि अविभाव समास की सबसे खास बात क्या है कि इसका प्रथम पद प्रधान होगा। लिख दो कि प्रथम पद क्या हो? प्रथम पद प्रधान हो। आपको बस संक्षेप में बातों को लिखना है और बाकी विस्तार से आपको बातें मस्तिष्क के अंदर सेट करनी है। जितनी बातें आपके मस्तिष्क में रहेगी, बिंदु उतना मजबूत होगा। जितनी बातें आपकी किताबों में, आपके पन्नों पर रहेगी, मस्तिष्क में नहीं है। अगर पन्नों पर भी है और मस्तिष्क में है, तो सोने पे सुहागा है। लेकिन मस्तिष्क में होना अति आवश्यक है पन्नों की बजाय, क्योंकि पन्ने तो भरे हुए मिल जाएँगे, बाज़ार से किताब लेके आएँगे तो भी, लेकिन मस्तिष्क में रहना आवश्यक है। तो क्या है पहला बिंदु कि प्रथम पद क्या हो? प्रथम पद प्रधान हो। दूसरा बात, दूसरा बिंदु लिखो कि जिसका प्रथम पद क्या हो? बस वही बिंदु लिखना है जो अपन ने परिभाषा के अंदर लिखी कि जिसका प्रथम पद अव्यय हो। प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो। प्रथम पद अव्यय या फिर क्या हो? उपसर्ग हो। और उपसर्ग के रूप में भी कौन से उपसर्ग? जो अपन उपसर्ग पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे कि उपसर्ग के स्रोत 3 हैं, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी। तो इनके अंदर अपन को कौन से लेने हैं? तो उपसर्ग के अंदर अपन को लेने हैं बस 2 प्रकार लेने हैं। कौन-कौन से लेने हैं? एक आपको लेने हैं मूल, आपको लेना है मूल और एक आपको लेने हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग और मूल उपसर्ग आपको 2 प्रकार के उपसर्ग इसके अंदर लेने हैं। बोलो हाँ कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहला बिंदु अपन ने क्या लिखा? पहला बिंदु लिखा कि प्रथम पद प्रधान हो। प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो। दूसरा बिंदु अपन ने लिखा कि प्रथम पद अव्यय या फिर क्या हो? उपसर्ग हो। तीसरी बात आपको लिखनी है कि समस्त पद अव्यय होने का भाव प्रकट करता हो। समस्त पद अव्यय होने का भाव प्रकट करता हो। अव्यय होने का भाव प्रकट करता हो। और चौथी चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है कि ये मैं आपको पहचान के तरीके बता रहा हूँ। किसकी पहचान? अविभाव समास की पहचान। आपको किस प्रकार से करनी है। तो चौथा प्रकार अपना इसके अंदर हो जाएगा शब्दों की पुनरावृत्ति। शब्द कह दो, चाहे पद कह दो। पदों की क्या? पदों की पुनरावृत्ति। पदों की पुनरावृत्ति। किस प्रकार से होगी उसके बारे में अपन चर्चा करते हुए चलते हैं। तो आपके सामने पहला बिंदु मैंने क्या लिखा कि जिसका प्रथम पद प्रधान हो। प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो या फिर क्या हो? उपसर्ग हो। उपसर्ग के अंदर भी कौन से उपसर्ग? मूल उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। ठीक है। और अगला बिंदु अपन ने लिखा कि समस्त पद अव्यय होने का भाव प्रकट करता हो। ये बात मैंने क्यों लिखी कि समस्त पद किसका भाव प्रकट करता हो? अव्यय होने का भाव प्रकट करता हो। यहाँ पे तो अपन ने लिखा कि प्रथम पद अव्यय हो, तो फिर समस्त पद अव्यय होने के लिए अपन ने क्यों बोला? कारण बताता हूँ मैं आपको। पिछली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि नाम पद पूर्व, लेकिन इसके अंदर प्रथम पद कौन-सा आ रहा है? प्रथम पद आ रही है आपकी संज्ञा। उत्तर पद कौन आएगा? अव्यय आएगा। यानी कि इन दोनों में से कोई तो अव्यय आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि में से समस्त पद में अव्यय होने का भाव ज़रूरी है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 बातें और इन 4 बातों के अपन उदाहरण देखते हुए चलते हैं और आगे की वार्ता करते हैं। तो पहला बिंदु क्या लिखा कि प्रथम पद प्रधान हो। प्रथम पद प्रधान हो।
तो अव्ययी भाव समास के अंदर कोई सा भी पढ़ लो, उसके अंदर क्या होगा? प्रथम पद प्रधान होगा। क्योंकि प्रधानता के आधार पर इसका अपन वर्गीकरण करते हैं तो यही पढ़ते हैं कि प्रथम पद प्रधान तो कौन-सा समास? अव्ययी भाव समास। तो प्रथम पद क्या होना चाहिए? प्रथम पद प्रधान और प्रथम पद क्या होगा? अव्यय होगा या फिर क्या होगा? आपका उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग होगा। जैसे कि मैं आपके सामने पहला उदाहरण लिखता हूँ आजीवन। क्या लिखा मैंने आपके सामने? आजीवन। अब इस आजीवन के अंदर उपसर्ग है कि प्रत्यय है? तो इस आजीवन के अंदर मेरे को क्या मिलता है? ये आ उपसर्ग मिलता है। ये आ क्या है? ये आ मेरे को उपसर्ग के रूप में मिला। और ये जो जीवन है, ये जीवन क्या है? ये जीवन किसी का नाम है, तो ये क्या हो गई? ये आपकी संज्ञा हो गई। ये क्या हो गई? ये एक संज्ञा हो गई। तो अपन को यहाँ पे क्या मिल रहा है? उपसर्ग मिल रहा है और इसके बाद क्या मिल रही है? इसके बाद अपन को संज्ञा मिल रही है। तब आपके दिमाग में आ जाएगा कि समास कौन-सा है, तो इसके अंदर जो समास होगा कौन-सा? अव्ययी भाव समास। और यदि मैं इसका समास विग्रह करता हूँ, तो क्या विग्रह करूँगा कि आजीवन यानी कि जीवन भर। पूरे जीवन कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जीवन भर। तो इस आजीवन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? जीवन भर। तो पहला बिंदु क्या कह रहा है कि जिसका प्रथम पद अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, तो प्रथम पद के रूप में अपन को क्या मिला? आ मिला और आ क्या है? उपसर्ग है। ठीक है? दूसरी चीज़ अपन देखते हैं। दूसरी चीज़ क्या कह रही है? दूसरा उदाहरण देखते हुए चलते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूँ, यथासंभव। मैंने आपके सामने क्या लिखा? यथासंभव। अब इसके अंदर आपको ये पहचानना है कि इसके अंदर प्रधान पद कौन-सा है? तो इसके अंदर पद कितने? यथा और संभव 2 पद हैं। ये क्या हो गया? ये पूर्व पद हो गया और ये संभव क्या हो गया? ये उत्तर पद हो गया। ये संभव क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। अब इनमें से प्रधान पद कौन-सा है? इनमें से अव्यय पद कौन-सा है? ये आपको ढूँढना है। तो इसके अंदर जो प्रधान पद मेरे को दिख रहा है वो कौन? इसके अंदर यथा मिल रहा है और संभव मिल रहा है। अगर अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा तो उसका पूर्व पद क्या होगा? प्रधान होगा। सामान्यतः ये बात लागू होगी, लेकिन अपवाद के रूप में अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? समास इस अव्ययी भाव समास का दूसरा प्रकार कि प्रथम पद आपको संज्ञा के रूप में भी मिल सकती है। लेकिन कुछ शब्दों के अंदर संज्ञा शब्द मिलती है। ठीक है? तो यथासंभव इसका मैं समास विग्रह आपके सामने लिखता हूँ। यथासंभव जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके यानी कि किसका बल ज़्यादा पड़ रहा है? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। क्या ये जो संभव लिखा है इसका बल अधिक पड़ रहा है या फिर जितना हो सके इसका बल अधिक पड़ रहा है, किसका अधिक बल पड़ रहा है? तो मैं देखता हूँ इस पद को तो मेरे को मिलता है कि ये जो संभव है, ये स्थिर हो गया, कि संभव है। कितना संभव है? प्रश्न पूछना है कि कितना संभव है कि जितना संभव हो सके, कितना कि जितना संभव हो सके। तो यहाँ पे किसका बल अधिक है? तो बल अधिक इस यथा का है। तो यहाँ पे प्रमुख कौन हो गया? यहाँ पे प्रमुख हो गए यथा और यथा यहाँ पे कौन है? यथा यहाँ पे अपन को मिल रहा है पूर्व पद के रूप में। यथा यहाँ पे क्या मिल रहा है? पूर्व पद के रूप में मिल रहा है। तो कौन सा समास मिलेगा मिला अपन को? अव्ययी भाव समास मिला। और उदाहरण देखते हैं और उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूँ। अगला उदाहरण देखते हैं यथाशीघ्र। क्या लिखा मैंने? यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का समास विग्रह करके देखो देखें। अपने मस्तिष्क के अंदर बड़े शांत दिमाग से आँखें बंद करके देखना है शब्द क्या लिखा है? यथाशीघ्र। और इसका समास विग्रह क्या हो सकता है? तो इसका समास विग्रह होगा जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो सके, उतना शीघ्र आपको करना है कि जितना शीघ्र हो सके
जितना शीघ्र हो सके। तो यहाँ पे भी पुनः अर्थ पर किसका बल पड़ रहा है? तो यहाँ पे भी इस यथा का बल अधिक पड़ रहा है। किसका बल अधिक पड़ रहा है? यथा का बल अधिक पड़ रहा है। एक और उदाहरण की बात करते हैं, फिर अगला अपन अगले बिंदु पर बात करेंगे। तो एक बिंदु मैं आपके सामने लिखता हूँ, यथा शक्ति। क्या लिखा मैंने? यथा शक्ति। तो इसका समास विग्रह आपको करना है। यथा शक्ति का समास विग्रह करना है, ये आपका गृह कार्य है। कि सर आपने तो 4 उदाहरण दिए, आजीवन, यथासंभव, यथाशीघ्र, यथाशक्ति। क्या इस बिंदु से इतने ही शब्द पूछेंगे? कि आपने 4 शब्द बताए? क्या परीक्षक इन्हीं 4 शब्दों में से बताएगा? अगर इन 4 में से बताएगा तो मैं कर लूँगा। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने याद कर ली, ये तो मैंने रट लिया आपकी क्लास में। लेकिन यहाँ पे आपको रुकना है। इन शब्दों के अलावा भी आपको अभ्यास के लिए और शब्दों का अभ्यास करना है। तब जाके आपका हर शब्द के प्रति आप एकदम खुलकर खेल पाएँगे। आप वहाँ पे दिमाग लगा पाएँगे कि इनमें से अव्यय कौन-सा है, इनमें से उपसर्ग कौन-सा है, इनमें से प्रथम पद प्रधान कौन-सा है कि दूसरा पद प्रधान है। ये आपको अभ्यास से आएगा। और अभ्यास के लिए आपको विंग्स अकेडमी जोधपुर का टेलीग्राम चैनल जॉइन करना होगा और अभ्यास के रूप में मैं वहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द आपको वहाँ पे दे दूँगा और वहाँ पे आपको अभ्यास करना है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, आपका वो टॉपिक उतना ही अधिक मजबूत हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो पहला बिंदु क्या था कि प्रथम पद प्रधान हो, ये तो सबके अंदर कॉमन है, इस अव्ययीभाव समास के अंदर, ठीक है? तो इसका जो प्रथम बिंदु देखें तो क्या है कि प्रथम पद अव्यय हो या फिर क्या हो? उपसर्ग हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा पद क्या कह रहा है कि समस्त पद अव्यय होने का भाव दे। इस प्रकार से देखते हैं कि समस्त पद अव्यय होने का भाव दे, यानी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अव्ययीभाव समास का दूसरे प्रकार पर। तो अपन पहला उदाहरण इसके अंदर देखते हैं। पहला उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूँ, जीवन पर्यंत। मैंने क्या लिखा? जीवन पर्यंत। क्या लिखा मैंने? जीवन पर्यंत। क्या लिखा मैंने? जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत शब्द मैंने समझा, शब्द को मैंने देखा, तो यहाँ पे जीवन के रूप में क्या है? ये प्रथम पद है और पर्यंत इसका क्या है? दूसरा पद है। दूसरा शब्द मैं आपके सामने लिखता हूँ, मरणोपरांत। क्या लिखा? मरणोपरांत। या फिर आप लिख सकते हैं मृत्युपरांत, मृत्युपरांत, कुछ भी। तो यहाँ पे मृत्यु क्या है? ये आपका प्रथम पद है, ये आपका द्वितीय पद है। अब इनमें से प्रधान कौन है? तो यहाँ पे आपको प्रथम पद के रूप में क्या मिल रहा है? यहाँ पे प्रथम पद के रूप में मेरे को जीवन मिल रहा है और जीवन क्या है? जीवन संज्ञा है। जीवन क्या है? जीवन संज्ञा है। जीवन क्या है? संज्ञा है। और इस पर्यंत का अर्थ क्या होता है? तो जीवन पर्यंत यानी कि इसका मैं अगर समास विग्रह करूँगा, तो क्या करूँगा? जीवन पर्यंत यानी जीवन भर। और यदि इस मरणोपरांत का मैं समास विग्रह करता हूँ, तो मैं क्या विग्रह करूँगा? मृत्यु या मरण लिख सकता हूँ। मरण के उपरांत मरण के उपरांत। अब आप इस के समास के प्रकार को किस प्रकार से पहचानेंगे? तो पहले बिंदु के अंदर अपन ने बात की थी कि प्रथम पद के रूप में आपको क्या मिलेगा? अव्यय मिलेगा या फिर उपसर्ग मिलेगा। लेकिन दूसरा बिंदु जो आप बता रहे हैं कि समस्त पद अव्यय होने का भाव दे, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसका कुछ हिंट के रूप में अगर आप हमें बता दें, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5-6 शब्द याद करने हैं। 5-6 शब्द याद करने, 2-4 ज़्यादा हो सकते हैं, मैं आपको 5-6 शब्द बताता हूँ, उनको आपको एकदम मुख्य ज़ुबानी याद कर देना है, रट देना है, ठीक है?
तो कौन-कौन से शब्द हैं? तो पहला शब्द आप लिखेंगे अनुसार, दूसरा आप लिखेंगे पूर्वक, सावधानीपूर्वक, आप तीसरा लिखेंगे उपरांत, क्या लिखेंगे? उपरांत लिखेंगे, आप लिखेंगे पर्यंत, आप शब्द लिखेंगे मात्र, आप शब्द लिखेंगे केवल, क्या कितने हो गए? अनुस्वार, पूर्वक, उपरांत, पर्यंत, मात्र, केवल। तो ये आपको शब्द कुछ याद रखने हैं, ठीक है? तो इन शब्द के विग्रह करने पर अगर ये शब्द मिलते हैं, तो कौन-सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन-सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे कि अपन को यहाँ पे क्या मिल रहा है? मरणोपरांत यानी कि मरण के उपरांत क्या मिला यहाँ पे? उपरांत मिला। और यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपन को पर्यंत मिल रहा है। यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? पर्यंत मिल रहा है, उपरांत मिल रहा है, अनुस्वार मिल रहा है, पूर्वक मिल रहा है, उपरांत, पर्यंत, मात्र, केवल ये शब्द मिल जाए इसके प्रत्यय के रूप में। ये सारे शब्द किसके रूप में मिलेंगे? आपको प्रत्यय के रूप में मिलेंगे। प्रत्यय के रूप में यानी कि शब्द के बाद में लगे होंगे, शब्द के उत्तर पद के रूप में ये मिलेंगे। यहाँ पे ठीक प्रत्यय लिखना सही नहीं होगा। आपको उत्तर पद के रूप में यदि ये शब्द जो आपके सामने लिखे हैं, ये मिल जाए तो समास कौन-सा कर देना? अव्ययी भाव समास कर देना। तो ये जो शब्द लिखे आ रहे हैं, ये शब्द किसका भाव देते हैं? अव्यय होने का भाव देते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अनुस्वार। ये जो अनुसार लिखा है, क्या अनुसार के अंदर मैं लिंग चेंज करूँ, वचन चेंज करूँ या फिर क्या करूँ? कारक विभक्ति इसके साथ में लगाकर देखूँ, तो क्या ये अपना अर्थ, अपना रूप बदलेगा? तो क्या कभी आपने इसको देखा है कि अनुस्वार का स्त्रीलिंग ये मैं मान लेता हूँ कि अनुस्वार क्या है? ये अनुस्वार अनुसार क्या है? पुल्लिंग है और इसका मैं स्त्रीलिंग बनाता हूँ, तो क्या आपने देखा कि इसका अनुसारी हो जाएगा? या फिर कभी आपने देखा कि इसका बहुवचन होता है कि अनुसारों? क्या आपने इस पूर्वक को कभी देखा कि क्या है पूर्वकों? क्या आपने इसको कभी बहुवचन के रूप में देखा? क्या आपने उपरांत को उपरांतो बनाया? क्या पर्यंत को पर्यंतो बनाया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये क्या है? ये अविकारी शब्द हैं। इनके साथ में लिंग, वचन, कारक जोड़ देने से ये बदलते नहीं हैं। तो अव्यय के रूप में अपन को क्या मिल रहा है? अनुस्वार, पूर्वक, उपरांत, पर्यंत, मात्र, केवल ऐसे कुछ शब्द मिल जाए, तब आपको वहाँ पे कौन-सा समास करना है? अव्ययी भाव समास करना है। कौन-सा समास करना है? अव्ययी भाव समास आपको करना है। ठीक है? अगले बिंदु पे बात करते हैं। अगला बिंदु आपने क्या लिखा था कि शब्दों की क्या होगी? शब्दों की पुनरावृत्ति। शब्दों की पुनरावृत्ति किस प्रकार से? देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में भी। तो तीसरा बिंदु अपने मस्तिष्क के अंदर फिट करो देखें कि शब्दों की पुनरावृत्ति। शब्दों की क्या? पुनरावृत्ति। मैं यहाँ पे पुनरावृत्ति लिख रहा हूँ। पुनरावृत्ति। और जब अपन पढ़ेंगे कौन-सा? द्वंद्व समास पढ़ेंगे, तब अपन वहाँ पे देखेंगे विलोम शब्द। अपन द्वंद्व समास को याद करेंगे तब अपन वहाँ पे इनके याद करने के तरीकों में या फिर पहचान के तरीकों में एक पहचान का तरीका अपन देखेंगे विलोम शब्द। क्या देखेंगे? विलोम शब्द देखेंगे। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगी? शब्दों की पुनरावृत्ति। ये थोड़े से मिलते-जुलते लगेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ घर-घर। क्या लिखा मैंने? घर-घर। जैसे कि मैं लिखता हूँ गाँव-गाँव। क्या लिखता हूँ? गाँव-गाँव। जैसे कि मैं लिखता हूँ पल-पल। तो कहीं न कहीं अपने मस्तिष्क में ये आ जाता है कि क्या ये एक-दूसरे के विलोम शब्द हो सकते हैं? नहीं, ये एक-दूसरे के विलोम नहीं है। इनकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है और अगर विलोम शब्द जैसे शब्द मिल जाए, जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूँ धर्माधर्म। मैंने क्या लिखा? धर्माधर्म। तो ये आपको पुनरावृत्ति जैसे शब्द लग रहे हैं कि इनकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? कि धर्माधर्म, यहाँ पे भी धर्म मिल रहा है, यहाँ पे भी धर्म मिल रहा है।
तो शब्दों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, ये एक-दूसरे के क्या है? विलोम है। इन दोनों शब्दों को आपको क्या करना है? इनका संधि विच्छेद करके देखो देखें, तो शब्द क्या बनता है? धर्म या अधर्म। क्या बनता है? धर्म या अधर्म। तो इस अ के साथ मेल होने से दोनों आ बन जाते हैं और यहाँ पे इस कारण आ की मात्रा आ जाती है। तो ये लगेंगे आपको पुनरावृत्ति जैसे, लेकिन ये होंगे क्या? विलोम होंगे। तो इस बात को विशेष तौर से याद रखिए, ठीक है? तो इनका अपन विच्छेद करके देखते हैं कि इनकी विच्छेद अपन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है? तो घर-घर इस शब्द का विग्रह अपन किस प्रकार से करेंगे? तो अपन अपन इसका विग्रह करेंगे हर घर। क्या करेंगे? हर घर। और गाँव-गाँव, अब आप लोग इसका आसानी से क्या कर सकते हैं? इसका आसानी से आप विग्रह कर सकते हैं। घर-घर यानी कि हर घर। पल-पल यानी कि हर पल, प्रत्येक पल। ठीक है? तो इस प्रकार से शब्दों की पुनरावृत्ति मिले तो कौन से हो जाएँगे? अविभाव समास के उदाहरण हो जाएँगे। तो ये था अपन ने अविभाव समास के उदाहरण देखे। अपन अब दूसरा प्रकार शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा प्रकार कौन-सा? तत्पुरुष समास। कौन-सा? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के कितने प्रकार हैं? एक बार उन प्रकारों को देख लेते हैं, फिर कल की क्लास के अंदर अपन उनके नियम, उनके क्या कुछ शर्तें हो सकती हैं, क्या कुछ उनके उदाहरण बन सकते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो तत्पुरुष समास के अपन ने 2 प्रकार देखे। तत्पुरुष समास की अपन ने 2 प्रकार 2 टुकड़ों में पढ़ेंगे। 2 टुकड़ों में कौन से? एक वो जो 6 कारक है, 6 कारक हैं और इनके अलावा जो सहायक तत्पुरुष समास के जो सहायक होंगे उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो कौन-कौन से इनके 6 कारक? तो 6 कारक हैं कर्म, करण, और क्या हो जाएगा? अधिकरण। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको बोलते-बोलते क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि जिस तरीके से अपन लोग याद कर रहे हैं, उसी तरीके से मैंने इसको याद किया है। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पे पर। बस आपको इतना याद करना है। तो तत्पुरुष समास के अंदर 6 कारक कौन-कौन से? कर्म तत्पुरुष समास, आगे आप लिख सकते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास। इस प्रकार से अपन तत्पुरुष समास के 6 प्रकार देखेंगे और इनके अलावा अपन इनके जो सहायक प्रकार है, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। इनके सहायक प्रकार है, उनके बारे में अपन बात करेंगे और वो बात करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक आपको क्या करना है कि अविभाव समास को एक बार वापिस से आराम से देखना है और उसके उदाहरणों का आपको अभ्यास करना है। उसके उदाहरण मैं आपको दे दूँगा। विंग्स अकेडमी इस चैनल को ज़रा जॉइन कर देना। विंग्स अकेडमी जोधपुर इस नाम से आप सर्च करेंगे। कहाँ पर? टेलीग्राम पर, तब आपको मिल जाएगा ये चैनल और इस चैनल को जॉइन कर दीजिएगा। आपको समाज से संबंधित आज की जो पीपीटी आपके सामने जो ये कंटेंट मिल रहा है ना, दिख रहा है ना, ये आपको इस चैनल पर मिल जाएगा और इसके अतिरिक्त आपको अभ्यास के लिए और शब्द भी मिल जाएँगे। तो आप उस चैनल को जॉइन कर देना। तो अभ्यास करते रहिए, अपनी तैयारी को दमदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।